नमस्कार। हम कंसेप्ट्स ऑफ इथोलॉजी की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कंसेप्ट ऑफ फिक्स सेक्शन पैटर्न या कंसेप्ट ऑफ एफएपी की बात की थी। तो मैंने बताया था कि एफएपी जो होते हैं या फिक्स सेक्शन पैटर्न जो होते हैं ये स्टिमुलस डिपेंडेंट होते हैं। तो उसी के क्रम के अंदर वे स्टिमुलस जो किसी एफएपी की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं उनको हम साइन स्टिमुलस कहते हैं। तो वे सरल एवं जाति विशिष्ट उद्दीपन जो एफएपी की अभिव्यक्ति को प्रेरित करते हैं उनको साइन स्टिमुलस कहा जाता है। और यही कंसेप्ट ऑफ साइन स्टिमुलस है, यानी प्रत्येक प्रकार की एफएपी की अभिव्यक्ति जाति विशिष्ट उद्दीपन के ऊपर निर्भर करती है। कोनार्ड लोरेंज जो थे उन्होंने सबसे सर्वप्रथम बताया था कि एफएपी की अभिव्यक्ति हेतु साइन स्टिमुलस की जरूरत होती है, तो यह आवश्यकता होती है। अब इसके अनेक उदाहरण हैं कि कौन से साइन स्टिमुलस जाकर के किस प्रकार की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, डेविड लेक ने बताया था नर यूरोपियन रॉबिन्स जो पक्षी होते हैं इनके अंदर किस प्रकार से अपने टेरिटोरियल बिहेवियर को, जो कि उनका जन्मजात लक्षण होता है, एफएपी होती है, उसको प्रदर्शित करते हैं। नर यूरोपियन रोबिन पक्षी जो होते हैं जब उनकी सीमा के अंदर या उनकी जो भी एरिया होता है उसके अंदर कोई दूसरा नर यूरोपियन रोबिन प्रवेश करता है तो नर यूरोपियन रोबिन पक्षी का जो लाल रंग का जो वक्ष होता है या वक्ष के ऊपर जो लाल रंग के पंख होते हैं वो एक उद्दीपन या साइन स्टिमुलस का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप नर यूरोपियन रोबिन पक्षी के द्वारा एक एग्रेसिव बिहेवियर का प्रदर्शित किया जाता है जो कि उसका एफएपी होता है। तो जब भी नर यूरोपियन रोबिन पक्षी अपने एरिया के अंदर किसी लाल रंग के पंखों वाले वक्ष भाग को देखता है तो वो उनको ये मानता है कि ये दूसरा नर यूरोपियन रोबिन पक्षी है जिसने उसके एरिया या क्षेत्र में प्रवेश किया और फलस्वरूप उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। यदि इन नर यूरोपियन रोबिन पक्षियों के समक्ष जाकर के हम कोई निर्जीव रोबिन के पुतलों को रख दें या पंखों के गुच्छे को भी यदि जो कि लाल रंग के हों यदि उसके एरिया के अंदर खा जाए तो वो जाकर के उसके ऊपर अटैक करने का काम कर देते हैं। वो ये मानते हैं कि एक दूसरा नर यूरोपियन रोबिन पक्षी होता है। इसी प्रकार का जो दूसरा उदाहरण होता है वो मेल स्टिकल बैक के अंदर देखता है कि 3 स्पाइन स्टिकल बैक जिसको हम गैस्ट्रोस्टियस एक्यूलिएटस के नाम से भी जानते हैं। ये जो मछली होती है इसका जब रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तो इसके प्रजनन काल के अंदर जो मेल स्टिकल बैक होते हैं ये काफ़ी टेरिटोरियल हो जाते हैं, सीमा रक्षक हो जाते हैं। और इन मेल स्टिकल बैक के अंदर जो इनका बेली पोर्शन होता है उस बेली पोर्शन के ऊपर जब ये लाल कलर देखते हैं तो उसको ये एक इंट्रूडर मानते हुए उसके ऊपर प्रवेश कर देते, उसके ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर देते। तो निकोटिन वर्जन ने इनके अंदर वास्तव में इसके साइन स्टिमुलस को चेक करने के लिए कई प्रकार के मॉडल्स इसके मेल स्टिकल बैक के तैयार किए जो कि निर्जीव थे, जिसमें ये जो पहला मॉडल था इसको वैसी शेप दी गई जैसा मेल स्टिकल बैक की होती है, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने जाकर के इसकी बेली पोर्शन के ऊपर कोई रेड कलर नहीं किया। ये मॉडल बी, सी, डी और ई जो हैं ये किसी भी रूप में जाकर के मेल स्टिकल बैक जैसा नहीं लग रहे, लेकिन इनके सभी के बेली पोर्शन या अदर सतह के ऊपर लाल रंग कर दिया गया। और जो एफ जो मॉडल होता है इसके अंदर ना तो इसकी शेप थी और ना ही इसके बेली पोर्शन पर रेड कलर किया गया, इसके विपरीत इसकी पृष्ठ सतह के ऊपर जाकर के लाल रंग कर दिया गया। और अब जाकर के जो टिन वर्जन थे उन्होंने देखा कि इसमें जाकर के किस प्रकार का मेल स्टिकल बैक अपना टेरिटोरियल बिहेवियर प्रदर्शित करता है। तो ये देखा गया कि मेल स्टिकल बैक ने इस ए मॉडल के ऊपर जाकर के किसी प्रकार का कोई फाइटिंग या अटैकिंग बिहेवियर इसके ऊपर शो नहीं किया। इसके विपरीत बी, सी, डी और ई जिनके बेली पोर्शन पर रेड कलर लगा हुआ था तो इस रेड बेली पोर्शन के रेड कलर ने जाकर के एक साइन स्टिमुलस के रूप में कार्य किया और 3 स्पाइन स्टिकल बैक के जो मेल्स होते हैं उनके अंदर एक एग्रेसिव बिहेवियर प्रदर्शित करवाया
और उन्होंने जा कर के इनके ऊपर अटैक करने का काम किया। ये माना कि ये जा कर के दूसरे मेल स्टिकलबैक हैं जिन्होंने उसके एरिया के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से तीसरा एक एग्जाम्पल होता है हेरिंगल्स का। हेरिंगल्स जो पक्षी होते हैं, इनके पेरेंट्स जब भी अपने घोंसले में लौटते हैं तो घोंसले में आने के बाद इनके बच्चों के द्वारा जब इनकी पीली चोंच के ऊपर स्थित लाल रंग के धब्बे को थपथपाया जाता है, तब इनके पेरेंट्स जाकर इनको भोजन देने उपलब्ध कराने का काम करते हैं। अब ये पीले रंग की चोंच पर लाल रंग का धब्बा इनके अंदर एक साइन स्टिमुलस का कार्य कर रहा है कि जाकर के इसमें इनकी फीडिंग वाला जो एफएपी होती है, स्थायी क्रियाक्रम होता है, उसकी अभिव्यक्ति को दोहराता है। तो इसको चेक करने के लिए चोंच के अनेक मॉडल बनाए गए और इसमें पीले कलर से ये चोंचें तैयार की गई, लेकिन इनके ऊपर अलग अलग रंग के धब्बे लगाए गए। और ये अब देखा गया कि जब इन मॉडल्स को जो सजीव मेलिस्टिकल हेरिंगल्स के पक्षी थे उनके समक्ष रखा गया तो किस चोंच को उन्होंने कितनी बार थपथपाने का प्रयास किया। तो ये देखा गया कि जब पीली चोंच के ऊपर लाल रंग के धब्बे वाला जो निर्जीव मॉडल था चोंच का, उसको 100% पक्षियों के बच्चों के द्वारा थपथपाया गया। पीली चोंच पे ब्लैक कलर के धब्बे को 86% के द्वारा, नीले रंग के धब्बे वाली जो मॉडल था उसको 85% और पीली चोंच के ऊपर जो सफ़ेद रंग का धब्बा लगाया गया या स्पॉट लगाया गया उसको 71% ने, और जिस चोंच के ऊपर पीली चोंच के ऊपर कोई धब्बा नहीं लगाया उसको केवल मात्र 30% हेरिंगल्स की शिशुओं ने थपथपाने का प्रयास किया गया। तो ये हेरिंगल्स के हों, जैसे मेल स्टिकलबैक की बात करें हम या जो रोबिन पक्षी की बात की, ये सारे ऐसे स्टिमुलस थे जो कि विजुअल रूप में कार्य कर रहे थे और इनको हम विजुअल स्टिमुलस की श्रेणी के अंदर लेते हैं। लेकिन साइन स्टिमुलस केवल विजुअल ही नहीं होते, ये ऑडिटरी भी हो सकते हैं। तो इसका भी कई उदाहरण उपलब्ध होते हैं, जैसे जो टर्की हैन होती है, उस टर्की हैन के अंदर हम देखें कि इस टर्की हैन जो होती है अपने बच्चों को उसी समय विपरीत परिस्थितियों में बचाने का प्रयास करती है जब उनकी चीख पुकार वो सुनती है। यदि किसी टर्की हैन के पक्षी बच्चे को ले जाकर के एक साउंड प्रूफ ग्लास के पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो उसकी दयनीय स्थिति देख करने के बावजूद उसकी माता उसको बचाने का किसी प्रकार का प्रयास नहीं करती, क्योंकि उसकी आवाज़ वो नहीं सुनती। इसके विपरीत यदि लोहे के तारों से बनी हुई पिंजरे के अंदर उस पक्षी को बंद करके रख दिया जाए तो टर्की हैन अपना एग्रेसिव बिहेवियर शो करेगी और अपने बच्चे की ऐसा स्थिति नहीं बल्कि उसकी चीख पुकार को सुन के उसको बचाने का प्रयास करती है। तो ये एक प्रकार का ऑडिटरी साइन स्टिमुलस होता है। इसी प्रकार के से जो स्टिमुलस हैं वो केमिकल भी हो सकते हैं। जैसे कुछ जीव जो होते हैं वो विशिष्ट प्रकार की गंध से आकर्षित होते हैं, जैसे साइटोना सिलेंड्रिकोलिस नामक जो विविल होता है वो कुमेरिन नामक तत्व की ओर आकर्षित होता है। इसी प्रकार से ब्यूटेनडॉन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि जो मेल सिल्कवर्म होते हैं वो फीमेल सिल्कवर्म की तरफ एक विशेष गंध की वजह से आकर्षित होता है, उसको देख करके उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता। इसी प्रकार से फ्री के ऑब्जर्वेशंस के अनुसार जो वर्कर हनी भी होती हैं, ये मानव के पसीने की गंध और गहरे रंगों को देख करके उसको उद्दीप्त होकर के उसके ऊपर को स्टिंग करने का या डंक मारने का प्रयास करती है। तो ये सारे जाकर के केमिकल स्टिमुलस के उदाहरण होते हैं। तो साइन स्टिमुलस केमिकल भी हो सकता है, ऑडिटरी भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है। अब ये जितने भी स्टिमुलस की हमने बात की, ये सामान्य आकार के स्टिमुलस थे जिन्होंने उस जाति विशेष के सभी जीवों के अंदर वो एफएपी की अभिव्यक्ति कराते। इसी प्रकार से कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे मॉडल भी तैयार किए गए जो जंतुओं के अंदर जाकर के अभिक्रिया को व्यक्त कराने के लिए उसके जो प्राकृतिक उद्दीपन होते हैं उनकी तुलना में अधिक सिद्ध या अधिक दक्ष सिद्ध होते हैं, अधिक प्रभावी होते हैं। जैसे अभी हमने हेरिंगल्स और ग्रे लेग गूज की हम बात करें तो हेरिंगल्स और ग्रे लेग गूज जो होते हैं ये अन्य प्राणियों, अन्य पक्षियों की भांति अपने अंडों को इंक्यूबेट करने का प्रयास करते हैं। यदि इनके घोंसले के अंदर हम इनके अंडों के साथ कोई बड़े आकार का अंडा यदि रख देते हैं तो ये देखा जाता है कि ये पक्षी अपने अंडों को छोड़ करके उस बड़े आकार के अंडे को इंक्यूबेट करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि
अंडे का आकार उसको देखकर, उसकी साइड देख करके, तो अंडों का दिखाई देना एक इनके अंदर साइन स्टिमुलस का काम कर रहा है, जिसके फलस्वरूप ये एफएफपी के रूप में उसको इंक्यूबेट करते हैं। लेकिन जब बड़े आकार का अंडा दिखाई दिया तो उसने इसको ज़्यादा आकर्षित किया और उसने इसको एफएफपी ज़्यादा अभिव्यक्त कराई। इसी प्रकार से जब हम हेरिंग गर्ल्स की भी बात कर रहे थे कि किस प्रकार से उनके शिशु जो होते हैं जिनको उनके पेरेंट्स की चोंच के ऊपर लाल रंग के धब्बे को थपथपाते हैं, तो यदि ऐसे शिशुओं के समक्ष हम यदि चोंच का एक मॉडल बना करके कृत्रिम बड़े आकार की या पतली लंबी चोंच बना दें, उस पर लाल रंग का धब्बा लगाने के साथ साथ उस पर यदि 3 वाइट कलर से लाइंस भी खींचते हैं, तो ये देखा जाता है कि ये जो चोंच का मॉडल होता है वो उनके अंदर उसको चोंच को थपथपाने के लिए ज़्यादा उनको आकर्षित करता है, वो उसको लिए सुपर नॉर्मल स्टिमुलस का कार्य करता है। तो ये सामान्य से बड़े आकार के या प्राकृतिक से बड़े आकार के इस प्रकार के जो स्टिमुलस जो होते हैं या उद्दीपन जो होते हैं उनको हम सुपर नॉर्मल स्टिमुलस की श्रेणी के अंतर्गत लेते हैं। तो यहाँ पर ये सुपर नॉर्मल स्टिमुलस वही साइन स्टिमुलस होते हैं जो उनके अंदर उस एफएफपी को अभिव्यक्त कराएंगे, लेकिन प्राकृतिक साइन स्टिमुलस की कंपैरिजन के अंदर ये कृत्रिम बड़े आकार की जो स्टिमुलस होते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। साइन स्टिमुलस जितने भी होते हैं इनके प्रति किसी भी जंतु के द्वारा जो अभिक्रिया व्यक्त की जाती है, जो प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है, वो उस जंतु की आंतरिक दशा के ऊपर निर्भर करती है। जैसे मेल लिस्टिकल बैग की बात करते हैं कि जब भी वो रेड बेली कलर की बेली को देख करके उसको अटैक करता है, तो ये उसी समय होता है जब उसका रिप्रोडक्टिव सीजन होता है और एक खास ऋतु के अंदर वो टेरिटोरियल होता है। हम हर समय जा करके वो टेरिटोरियल नहीं होगा। लाल रंग की बेली को देख करके उसके ऊपर एग्रेसिव बिहेवियर तभी प्रदर्शित करेगा जब उसका एक खास ऋतु के अंदर प्रजनन काल होता है। यदि किसी जीव के अंदर किसी एफएफपी की अभिव्यक्ति के लिए एक से अधिक उद्दीपन कार्य कर रहे होते हैं, तो 2 उद्दीपनों के द्वारा यदि किसी जंतु के अंदर कोई एफएफपी अभिव्यक्त की जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कौन सा उद्दीपन वास्तव में अधिक प्रभावी होता है, इसका थोड़ा ध्यान से ये पता लगाना चाहिए, क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है संभवतया जंतु के द्वारा वैसा अनुभव ना किया जा रहा हो, या जो हमें दिखाई दे रहा है उसकी आंतरिक दशा में उस उद्दीपन को देख के क्या प्रभाव हो रहा है इसका अनुमान लगाया जाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब एक से अधिक उद्दीपन किसी एफएफपी को अभिव्यक्त कराते हैं, तब ऐसे उद्दीपनों के प्रभाव एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। अर्थात एक उद्दीपन को यदि हम थोड़ा वीक करते हैं तो दूसरे को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके उसका हम उस व्यवहार की एफएफपी को अभिव्यक्त करा सकते हैं। जैसे ग्रेलिंग बटरफ्लाइज जो होती हैं, इनके जो सेक्सुअल बिहेवियर होते हैं मॉडल्स की गति के ऊपर, उनके कलर्स के ऊपर, उसकी दूरी पर निर्भर करते हैं। इनमें से किसी भी उद्दीपन के वीक होने पर अन्य उद्दीपन को यदि हमें अधिक प्रभावी स्ट्रॉन्ग बना दें तो स्थिति में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। जैसे पास में रखे हुए पीले रंग का प्रतिरूप दूरी पे रंग के गहरे रंग के प्रतिरूप जितना प्रभावी होगा, क्योंकि समीप है तो कलर लाइट हो गया, दूरी बढ़ा दी तो हमने कलर स्ट्रॉन्ग कर डार्क कर दिया, जिसके फलस्वरूप हो गया। तो ऐसे जितने भी उद्दीपन होते हैं एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं, संपूरक होते हैं, और इसे ही जा करके लॉ ऑफ स्टिमुलस समेशन कहते हैं। यानी एक को कमज़ोर करके दूसरे को यदि स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए तो उसको एफएफपी को अभिव्यक्त कराएंगे, और यही लॉ ऑफ स्टिमुलस समेशन कहलाता है।